हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा आज आपके सामने सीटेट राज्य स्तरीय टेट परीक्षाएं, नेट एजुकेशन और नेट साइकोलॉजी के एक महत्वपूर्ण विषय जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं, यानी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो जीन पियाजे द्वारा दी गई थी। सीटेट और टेट परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ये पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तब आप सीधा सीधा लिखेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और ये चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। इनकी दो पुस्तकें भी पूछ ली जाती हैं, जो है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी और दूसरी थी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन 1920 और 30 ईस्वी के मध्य किया, लेकिन 1970 में इसका दोबारा प्रकाशन किया। तब यह सिद्धांत बहुत पॉपुलर हुआ। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किए। जीन पियाजे ने कहा कि बालक विभिन्न अवस्थाओं में और विभिन्न स्टेजेस पर सीखता है। उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं या 4 प्रकार की स्टेजेस का जिक्र किया। तो जीन पियाजे ने विकास के स्तरों को महत्व दिया, इसलिए इनके सिद्धांत को स्टेज अप्रोच भी कहा जाता है। जीन पियाजे के साथ साथ बुनूनन ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन जीन पियाजे और बुनूनन के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अंतर है। बुनूनन ने स्टेजेस को महत्व नहीं दिया, बुनूनन ने प्रोसेस को महत्व दिया, जबकि जीन पियाजे ने स्टेजेस को महत्व दिया। जीन पियाजे ने कहा कि बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है, अडोप्टिव प्रोसेस है, और जैसे जैसे बालक का बौद्धिक विकास होता है वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता चलता है। जीन पियाजे मानते थे कि जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और वातावरण के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस बताई, इसलिए इनके सिद्धांत को स्टेजेस अप्रोच भी कहा जाता है। वास्तव में जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो तर्क और मनोविज्ञान के मध्य, तर्क के और मनोविज्ञान के मध्य एक सेतु का काम करता है। इन्होंने जो 4 स्टेजेस बताई, सबसे पहले इनकी स्टेजेस थी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था थी। दूसरी जो अवस्था थी वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था थी। उसके बाद तीसरी अवस्था थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था थी, और चौथी थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था थी। इनके नाम इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि हिंदी में इनका अनुवाद अलग अलग तरीके से होता है, वो बहुत कंफ्यूजन होता है। सबसे पहली बात हमें इसको भी समझना होगा कि संज्ञान क्या होता है। वास्तव में संज्ञान का साधारण अर्थ होता है जानना या समझना। हमारे मस्तिष्क में जो बहुत तरह की मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उन मानसिक प्रक्रियाओं का सम्मिलित जो रूप होता है उसको संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के अंतर्गत ध्यान, अटेंशन, स्मरण, मेमोरी, निर्णय लेने की क्षमता, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा समस्या समाधान की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और साथ साथ भाषा निपुणता, इस तरह के तत्व संज्ञान के अंदर, कॉग्निशन के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संज्ञान का मतलब होता है जानना या समझना, जिसके अंतर्गत बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे ध्यान, स्मरण, भाषा निपुणता, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता। अब हम इनकी 4 स्टेजेस पर आ जाते हैं। जो जीन पियाजे की 4 स्टेजेस थी, सबसे पहले थी सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था थी। कहीं कहीं किताबों में 0 से 2 वर्ष लिखा, वो गलत है, उसको जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कहेंगे। सेंसरी जैसे इसके नाम से पता चल रहा, सेंसर ऑर्गन्स और मोटर यानी क्रियाएं। तो इसमें बालक जो सीखता है वो अपने सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से सीखता है। जैसे कि सेंस ऑर्गन्स आप जानते हो, जैसे हमारी आंख हुई, नाक हुई, जीभ हुई, त्वचा हुई, कान हुए, ठीक, इनके माध्यम से सीखता है। मोटर दूसरा क्रियाएं करके सीखता है। तो यहां पर ये सामवेगिक विकास की अवस्था है जिसमें बालक सहज क्रियाएं करता है। कोई वस्तु होगी उसको मुंह में दे लेगा, ठीक, तो इस तरह की क्रिया करता है, तो उसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी वस्तु स्थायित्व। एक्चुअली जीन पियाजे ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो अपने बच्चों पर किए।
और इस चीज के लिए उनकी आलोचना भी हुई। वो जीन पियाजे बच्चों को नन्ना साइंटिस्ट कहते थे। और कभी कभी सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्ना साइंटिस्ट कहा? तो जीन पियाजे ने कहा नन्ना साइंटिस्ट इसलिए कहते थे, वो कहते थे कि बच्चों के सामने अगर कोई टॉय रख दोगे, कोई खिलौना रख दोगे, तो उसको वो तोड़ फोड़ के खोल के देखेगा कि इसमें क्या है। ठीक, तो वो कहते थे कि वो सीखना चाहता है। वो कहते थे जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सीखता है। इसलिए इनका जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो पूर्णतः जीव विज्ञान पर आधारित था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक कौन सा सिद्धांत पूरी रूप से जीव विज्ञान पर आधारित था? तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूर्णतः जीव विज्ञान पर आधारित था। अब ये वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण यानी ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब होता है कि वस्तु के सामने ना होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने उसकी माता या पिता खड़े हैं, ठीक, तो वो उसे देख के खुश होगा। लेकिन जैसे माता एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है तो बच्चा सोचता है कि ये माता नहीं रही, वो कहीं चली गई, वो रोने लगता है। लेकिन 18 से 24 माह में उसके अंदर यह गुण आ जाता है कि अगर माता पर्दे के पीछे छिप गई या माता ने अपने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया, तब भी वो समझता है कि मेरी माता यही है, उसने चेहरे अब पर्दे के पीछे छिपी है या हाथों से उसने अपना चेहरा छिपा रखा। इसका मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण, ऑब्जेक्ट परमानेंसी की वस्तु के सामने ना होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है, इसको ऑब्जेक्ट परमानेंसी कहते हैं। ये 18 से 24 माह यानी सेंसरी मोटर स्टेज के उत्तरार्ध में, जब सेंसरी मोटर स्टेज खत्म होने को होती है तब ये गुण बच्चे में विकसित हो जाता है। दूसरी स्टेज आती है पीरी ऑपरेशनल स्टेज। हाँ, एक बात हो, सेंसरी मोटर स्टेज को जीन पियाजे ने 6 भागों में विभाजित किया था। ठीक, अब इसके बाद आती है दूसरी पीरी ऑपरेशनल स्टेज। पीरी ऑपरेशनल स्टेज है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेजेस को पूछा जाता है और इनके वो पूछे जाते हैं ईयर्स की, किस साल से किस साल तक ये स्टेजेस है। पीरी ऑपरेशनल स्टेज इसको 2 भागों में बांटा था और जीन पियाजे ने सबसे ज्यादा जो अध्ययन किया था वो इसी पीरी ऑपरेशनल स्टेज का किया था। ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें कुछ गुण आते हैं जैसे एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है कि बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई गुड़िया है, ठीक, तो एक छोटी बच्ची उसको अपने पास लेकर सोचती है कि ये मेरे साथ सोएगी, वो मेरे साथ ही खाना खाएगी, यानी वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाएगा। किसी बच्चे को चोट लग जाती है, वो रोने लगता है और जब उसके पेरेंट्स आकर उस जिस वस्तु से उसे चोट लगी उसे पीटते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। वो समझता है कि इस वस्तु को भी दंड मिल गया है, यानी वो निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं कर पाता। इसको एनिमिज्म कहते हैं। हिंदी में इसको कहीं कहीं जीववाद लिखा है, लेकिन इन शब्दों का इंग्लिश में याद रखें तो बेटर होगा। एनिमिज्म यानी सजीव और निर्जीव में अंतर ना समझ पाना, निर्जीव में सजीव को देखना, ये भी एनिमिज्म कहलाता है। और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है 2 से 7 वर्ष। एक इनरिवर्सिबिलिटी। इनरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं आता। वो ये तो बता देगा कि 5 + 4 = 9, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि 5 + 2 + 2 भी 9 ही होंगे। वो कह तो देगा 9, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि बराबर है। वो एक तीसरा आता है इगोसेंट्रिज्म। इगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है। वो समझता है कि मेरे लिए ही सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये जितनी भी चीजें मेरे चारों तरफ है ये सब मेरे लिए ही है और यही मेरा संसार है। इसको बोलते हैं इगोसेंट्रिज्म। तो एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, इगोसेंट्रिज्म ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं जो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। अब तीसरा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक तो रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब बालक जो होता है अगर वो कहीं किसी एक जगह चला गया तो वापसी आना भी सीख जाएगा। उसको पता है कि 4 × 5 = 20, तो वो ये भी जानता है कि 5 × 4 भी 20 ही होंगे। तो इस तरह से उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। दूसरा, वो थिंकिंग करने लगता है। वो थिंकिंग कैसी होती है? उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, मूड थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं आ पाती। तो कॉन्क्रीट यानी मूर्त वस्तुओं के बारे में और मूड थिंकिंग वो करने लगता है। इसके बाद सबसे लास्ट स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और अगर हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को देखें तो ये 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है।
यानी जब बच्चा एडोलसेंस होता है, जब बालक किशोरावस्था में आता है, उस समय की अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस समय बच्चा माध्यमिक स्तर पर पहुंच जाता है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि बालक उन वस्तुओं के बारे में भी सोचने लगता है। उसकी जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल हो जाती है, उसकी जो थिंकिंग होती है उसमें क्रमबद्धता आ जाती है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो अमूर्त हो जाती है, हाइपोथेटिकल परिकल्पनात्मक उसकी थिंकिंग हो जाती है। और साथ साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग हिंदी में बोलते हैं अपसारी चिंतन, यानी जो सृजनात्मक, इस उम्र में बालक आकर सृजनात्मक हो जाता है, उसमें सृजनात्मकता के गुण विकसित होने लगते हैं। तो इस तरह से अगर हम जीन प्याजे के सिद्धांत को देखें तो जीन प्याजे के सिद्धांत में ये मुख्य बातें आती हैं। अब हम देखेंगे कि जीन प्याजे ने किन किन कंसेप्ट को गढ़ा, उसने अपने सिद्धांत में किन किन कंसेप्ट को प्रतिपादित किया और एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो अब हम जीन प्याजे द्वारा प्रतिपादित कुछ अवधारणाओं को संक्षेप रूप में जानेंगे। जीन प्याजे ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया जो बोर्ड पर आपके सामने। सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि जीन प्याजे ने अपने प्रयोग अपने बच्चों पर किए तो कहते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वातावरण पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया। देखिए जो ब्रूनर जो था उसने भी कोग्निटिव थ्योरी दी, लेकिन ब्रूनर की कोग्निटिव थ्योरी को प्रेजेंट डे कोग्निटिव थ्योरी कहा जाता है, इनकी थ्योरी को कोग्निटिव थ्योरी कहा जाता है, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। दोनों में अंतर है। ब्रूनर की थ्योरी को क्या कहते हैं? ब्रूनर की थ्योरी को कहते हैं प्रेजेंट डे कोग्निटिव थ्योरी, इनकी थ्योरी को कहते हैं कोग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ब्रूनर ने शिक्षा पर बल दिया जबकि जीन प्याजे ने वातावरण पर बल दिया। जीन प्याजे कहते थे कि बालक की जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट जो होता है, उसकी जो अंतःक्रिया होती है उसके द्वारा बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और जैसे जैसे बालक का बौद्धिक विकास होता जाता है वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता जाता है। तो बालक अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण के द्वारा करता है, बौद्धिक परिपक्वता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा। तो इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया। दूसरा कंसेप्ट आ गया जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी जीन प्याजे की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी है। और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यानी जीन प्याजे इस चीज को मानते थे कि ज्ञान की उत्पत्ति कहां से होती है, ज्ञान प्रदान करने के साधन कहां से होती है। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है जैविक ज्ञान शास्त्र। और जीन प्याजे वस्तुतः मनोवैज्ञानिक थे और चिकित्सक भी थे और इनका पूरा सिद्धांत जीव विज्ञान पर आधारित थे। इनके सिद्धांत को कहते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और स्टेज अप्रोचेस भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सीखने में 4 स्टेजेस को बहुत महत्व दिया था, जिसको हमने अभी पढ़ा है। इगोसेंट्रिज्म, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। इगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है। बच्चे सोचता है कि जो सब कुछ है वो मेरे लिए एग्जिट करते हैं, मैं महत्वपूर्ण, सब मेरे लिए ही एग्जिट करते हैं और मेरे आसपास जो है यही दुनिया है। ये इगोसेंट्रिज्म होता है। इसके अलावा होता है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन यानी अनुकूलन। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो आती है एसिमिलेशन और एक आती है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है जब बालक ज्ञान का सृजन करता है या वातावरण के द्वारा वो ज्ञान को अर्जित करता है, जैसे जैसे उसकी जैविक परिपक्वता बढ़ती है तो वो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सीखता है। इसको एसिमिलेशन कहा। इसके बाद एक्मोडेशन। एक्मोडेशन का मतलब होता है समंजन करना, यानी पूर्व बालक जो एक्मोडेशन करता है वो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके एक्मोडेशन करता है। ठीक, वो वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है या वो क्या करता है, जो उसकी संज्ञानात्मक संरचना होती है, पहले उसकी संज्ञानात्मक संरचना कुछ थी, बाद में उसने जैसे जैसे उसका जैविक परिपक्वता बढ़ी, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी बढ़ी, तो उसकी संज्ञानात्मक संरचना जो उसकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन आ गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्मोडेशन, यानी पूर्व ज्ञान में वो परिवर्तन करता है। मान लीजिए एक बालक ने ये स्कीमा बना ली कि जितने भी चौपाए होते हैं वो सब गायें होती हैं, लेकिन जब उसकी जैविक परिपक्वता बढ़ी तो उसे पता चला कि गाय वो होती है जो दूध देती है, ठीक, और भैंस वो होती है जो दूध भी देती है लेकिन उसका रंग काला होता है, ठीक, जो ये टाइगर होता है, ये लायन होता है, यानी उसके चौपायों में भी अंतर करना सीख रहे हैं। ये जंगल में रहते हैं, ये घर में रहते हैं, इन्हें पालतू बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब उसने जो पहले सीखा था, जो उसकी पूर्व ज्ञान था, उसमें उसने परिवर्तन कर लिया, जो उसकी संज्ञानात्मक संरचना बनी थी उसमें उसने परिवर्तन कर दिया। इसको कहते हैं एक्मोडेशन। इसके बाद आते हैं डीसेंट्रिक।
डिसेंटरिंग का मतलब होता है कि जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करता है। जब वो समस्या को समाधान करता है तो अलग अलग तरीके से सीखता है। समस्या समाधान करने में वो अलग अलग डिफरेंट तरीके से सीखता है, इसको डिसेंटरिंग कहते हैं। इसके बाद आती है एक्विलिब्रेशन यानी संतुलन करना। क्या होता है कि जब बालक एसिमिलेशन और अकोमोडेशन इन दोनों में बैलेंस करना सीख जाता है तो उसको कहते हैं संतुलिनीकरण या संतुलन करना। इसके बाद आते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है कि बालक किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थिति के बारे में अपनी तरफ से एक फ्रेम बना लेता है, अपनी तरफ से एक आरेख निर्मित कर लेता है जिसको स्कीमा कहा जाता है। और इस आरेख को या इस फ्रेम को बनाने का उसका जो होता है अपना नजरिया होता है, अपना दृष्टिकोण होता है। इसको ही जीव प्यारे ने स्कीमा कहा है। धन्यवाद।